हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स के कंप्लीट थ्योरी और फॉर्मूले को समरी एक साथ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और इस वीडियो में हम नीट की पीवाईक्यू 1988 से 2024 तक के सारे क्वेश्चन मैं फास्टली डिस्कस करूंगा। इससे आपको आइडिया लग सकता है कि लास्ट टाइम आपको किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेव ऑप्टिक्स में जितने भी थ्योरी यूज हुए हैं अब तक नीट की पीवाईक्यू में, वो सब एक जगह मैं एनालाइज करके बता रहा हूँ। ठीक है, और इससे अगर नीट के अब तक जैसे पैटर्न के क्वेश्चन बनते आए हैं 1998 से 2024 तक, अगर इसी पैटर्न पे ही सवाल बनता है तो आप 180 ला सकते हो, अगर इस तरीके का आप नोट्स बना लेते हो तो। अदरवाइज अगर चेंज आता है तो चेंज बहुत ज्यादा का नहीं होगा, उससे आपके रिजल्ट पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप सिस्टमेटिकली एक बार नोट्स रिवाइज करके बना लेते हो तो आपका एग्जाम में काम हो जाएगा। जैसे आज हम डिस्कस करेंगे वेव ऑप्टिक्स के सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें पहला क्या है जी, हाइगेन्स प्रिंसिपल। इससे क्या क्या एक्सप्लेन करते हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। इसमें फॉर्मूला कौन कौन सा यूज करेंगे? स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर n2 अपॉन n1 इक्वल टू लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 v1 अपॉन v। ये वाला फॉर्मूला रे ऑप्टिक्स में भी यूज हो रहा था और वेव ऑप्टिक्स में भी यूज करेंगे हम। ये जो है, अगर वाटर में वेवलेंथ निकालना है तो वाटर को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करेंगे जो एयर में वेवलेंथ दिया होगा। सेम तरीके से अगर आपको वाटर में स्पीड निकालना है तो एयर की स्पीड को डिवाइड कर देंगे, एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा उसको डिवाइड करेंगे हम लोग वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है, एन का फॉर्मूला होता है सी बाई वी। सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, वी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, हो सकता है किसी अदर मीडियम में, तो एन होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। न्यू का फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। लेमडा हमारा वेवलेंथ है और सी हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू होता है 3 × 10 की पावर 8। सेम तरीके से अगर मैं इसी में यहाँ पे कोई मीडियम लिखना पड़ेगा, जैसे ये फ्रीक्वेंसी अगर लेंगे हम तो v अपॉन लेमडा m भी लिख सकते हैं। तो एयर के लिए किसी अदर मीडियम के लिए यूज करेंगे तो c नहीं होगा, v आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूला सेम है। एक्चुअल में क्या होता है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है, बाकी सब चेंज हो जाता है। इसीलिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सी अपॉन लेमडा भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वी अपॉन लेमडा एम लिख सकते हैं किसी मीडियम में वेवलेंथ। ठीक है, अब देखो दूसरा, अगर आप किसी मीडियम से लाइट रे को पास कराते हैं तो यहाँ निकालेंगे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमने टी माना हूं तो टी अपॉन v अगर आपको निकालना है यहां से, तो अगर आप v निकालेंगे तो n इधर आ जाएगा तो c बाई v हो जाएगा। तो c बाई v n ऊपर चला गया, n t अपॉन c। इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में आया कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, स्पीड ऑफ लाइट nt। अगर मैं यहां से मीडियम हटा दूं तो हमें टाइम निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट c 3 × 10 की पावर 8। तो यहां पर जो एयर है तो डिस्टेंस t चला, लेकिन कोई मीडियम आ जाएगा तो डिस्टेंस nt चलेगा। हो सकता है पाथ डिफरेंस की आवश्यकता पड़े, तो पाथ डिफरेंस अगर इसमें निकालेंगे तो इसमें डिस्टेंस nt चल रहा है, इसमें डिस्टेंस t है तो nt माइनस टी, तो n कॉमन लेंगे तो t माइनस 1 पाथ डिफरेंस। कभी कभी ऐसे भी सवाल आ सकता है, क्योंकि जेई मेंस में इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं कि यहाँ पे भी कोई मीडियम है, यहाँ पे भी कोई मीडियम है, तब पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो n1 माइनस n2 इंटू टी करेंगे। मेरी बात समझे? टी जो है हमारा थिकनेस रहेगा दोनों का, कितना उसका विद है। n1 माइनस n2 कब करेंगे? जब n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा n2 से, जो ज्यादा होगा उसी में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे अगर हमको डिफरेंस निकालना हो तो 10 मीटर में से ही ना 8 मीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा में से कम को घटाते तो उसका डिफरेंस समझ में आता है कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है पाथ का। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट इन लाइट भी आप पढ़े होंगे, ठीक है, उसे भी आप यूज करना। चेंज इन वेवलेंथ निकालोगे तो डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा इक्वल टू वी बाई सी। वी क्या है? किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है, सी है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये चेंज इन वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ। इस फॉर्मूले पे भी सवाल आया है। नेक्स्ट अगर हम करेंगे, इसमें देखो इस फॉर्मूले को मैंने डायरेक्ट लिखा हूं, इसका यूज होगा आई मैक्स अपॉन आई मीन क्या होता है? रूट में i1 प्लस रूट में i2 का होल स्क्वायर, रूट में i1 माइनस i2 का होल स्क्वायर।
लेकिन कोशिश करिएगा आप इस फॉर्मेट में लिख लीजिएगा। यहाँ से √I2 √IT कॉमन ले लोगे तो यहाँ आ जाएगा रूट में I1/I2, इसको मैंने अल्फा लिख दिया हो, इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख सकते। आई जो होता है इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और विद के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। विद का स्क्वायर नहीं करिएगा, इस पैटर्न पे भी सवाल आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये I1/I2 A1/A2 का होल स्क्वायर W1/W2 है। कभी कभी विद दिया रहता है तो इसके रेशियो से एम्पलीट्यूड का रेशियो निकाल लेंगे। एम्पलीट्यूड का रेशियो निकाल लेंगे तो Imax/Imin भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे में लिखते हैं Imax/Imin, ठीक है। इंटेंसिटी जो है एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ A1 A2 लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो ये रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा A1 + A2 का होल स्क्वायर, नीचे आएगा A1 - A2 का होल स्क्वायर। इसको भी वैसे ही बना लीजिए, ये हो जाएगा A1 / A2 + 1 का होल स्क्वायर, A1 / A2 - 1 का होल स्क्वायर। तो इसे A1/A2 को यहाँ लिख सकते हैं, लेट A1/A2 = अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा - 1 का होल स्क्वायर। इस पे भी बेस्ड ऑन सवाल आपको मिलेगा, ये ध्यान रखे रहना। एम्पलीट्यूड के भी टर्म में याद रखो और इंटेंसिटी के टर्म में भी याद रखो कि Imax/Imin को क्या लिखते हैं, अल्फा + 1 का होल स्क्वायर अल्फा - 1 का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ अल्फा क्या लेते, A1/A2। अगर रूट में याद करना है, रूट में अल्फा का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, रूट में अल्फा - 1 का स्क्वायर, तो ये ध्यान रखना यहाँ अल्फा की वैल्यू I1/I2। इन दोनों फॉर्मूले पे नीट में सवाल आया है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे मैक्सिमा मिनिमा की, cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम आएगा। cos फाई की वैल्यू -1 होता है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम मिलेगा। जनरल फॉर्मूला ये होता है, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, Imax रूट में I1 - I2 का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर हम फेज डिफरेंस देखेंगे तो 0 2 पाई 4 पाई आएगा। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में ये रिलेशन होता है, तो यहाँ से पाथ भी निकाल सकते हैं, 0 λ 2 λ, ठीक है। यहाँ पर रूट में I1 - I2 का होल स्क्वायर आएगा, ये फेज डिफरेंस है और ये हमारा पाथ डिफरेंस। इसमें याद क्या करने की जरूरत है, ये Imax और Imin का पीछे रेशियो कर रहे थे हम लोग, इसमें ये डायरेक्ट याद करना 0 λ 2 λ, कोई एक चीज याद कर लो आगे। मतलब इसमें याद ये करना, पाथ डिफरेंस होता है 0 λ 2 λ 3 λ 4 λ, क्योंकि याद करना इजी होता है। यहाँ पर हमें मैक्सिमा मिलेगा और इसके बीच में मिनिमा मिलेगा। जैसे 0 और λ के बीच में λ/2 आएगा, तो यहाँ पर हमें मिनिमा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट NCERT की बुक अगर आप पढ़े होगे तो उसमें ये फॉर्मूला दिया है, उस जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं ये वाला, इस पे भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। और अभी ये जो फॉर्मूला बता रहे हैं इससे उसी से बनाया हूं, ताकि पता चले कि कहीं दो फॉर्मूला ना समझो। ये I1 और I2 को मैंने I0 मान लिया, तो ये I0 2 रूट I0 के स्क्वायर cos फाई, ये 2 I0 को कॉमन लिया, 1 + cos फाई की वैल्यू 2 cos स्क्वायर 5/2 -1, 1 से 1 कट गया तो 4 I0 cos स्क्वायर 5/2 है। NCERT में ये सवाल दिया है, इससे पता चलेगा अगर इसकी cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 ले लेते हैं तो I मैक्सिमम 4 I0 आएगा। तो आप ऐसा ग्राफ देखे होगे, इस तरीके से ग्राफ बना होगा, 0 - λ/2 - λ ऊपर प्लस में है। यहाँ जो मैक्सिमम मिला है Imax 4 I0, इसको भी ध्यान से याद रखना है। क्या I = 4 I0 cos स्क्वायर 5/2 है। बहुत बार क्वेश्चन में Imax को I0 माना है, तो वहां पे हम 4 I0 नहीं लेंगे। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ोगे, कभी गलती नहीं होगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिराइव करने के बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या बनता है, फ्रिंज विड्थ। ये जो आपको दिख रहा है व्हाइट कलर ब्लैक कलर के जो फ्रिंज बनाए हो, फ्रिंज विड्थ, उसे बीटा से डिनोट करते हैं, λ/d होता है। इस पूरे सेटअप को अगर किसी मीडियम में ले जाते हैं लाइक एज अ वाटर, तो वहां पर फ्रिंज विड्थ निकालेंगे तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे। जो भी एयर में फ्रिंज विड्थ आएगा उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, वाटर में अगर डिप कर रहे हैं पूरे सेटअप को, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के पूरे सेटअप को अगर वाटर में डिप करते हैं तो वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट अगर थीटा की अगर एंगुलर विड्थ की बात करें, λ/a होता है। इसको भी अगर किसी दूसरे मीडियम में निकालना है, जैसे वाटर में बात करूं
रेक्टेंगुलर विथ जो एयर में होगा उसको वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद एक सवाल ऐसा बनता है, इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट रिप्लेस बाय द व्हाइट लाइट। तो आपको पता है व्हाइट लाइट में सारे कलर होता है, विबग्योर आपने सुना होगा। उसमें क्या होगा हमारा, अगर सेंट्रल मैक्सिमा की बात करेंगे, यहाँ पे जो बनेगा तो यहाँ तो पाथ डिफरेंस 0 आएगा हमेशा। सेंट्रल मैक्सिमा पाथ डिफरेंस 0 पे बनता है तो इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे व्हाइट ही फ्रिंज बनेगा, मतलब मैक्सिमा ही बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसके ऊपर नीचे की बात करेंगे, जैसे यहाँ नहीं, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, तो ये पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। तो पाथ डिफरेंस अगर अलग अलग आ जाएगा तो क्योंकि वो पाथ डिफरेंस मतलब लेमडा के टर्म में है, तो अगर वेवलेंथ अलग आ रहा है मतलब पाथ डिफरेंस अलग आ रहा है तो वो कलर्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कलर। तो इसमें लिख दिया हूं, अदर फ्रिंज डिपेंड्स ऑन द लेमडा बीटा इक्वल टू लेमडा डी अपॉन डी, सो अदर फ्रिंजेस विल बी कलर्ड, मतलब बाकी जो फ्रिंजेस बनेंगे वो कलरफुल हो जाएंगे। नेक्स्ट, पाथ डिफरेंस अगर निकालेंगे ज्योमेट्रिकली, डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स डी अपॉन डी है। ये x क्या है, हमारा डिस्टेंस है, और ये जो है हमारा, यहाँ पे समझा देता हूं पहले, ठीक है। ये जो डिस्टेंस हम लोग कंसीडर करते हैं इसको हम बोलते हैं x, और यहां से इसके इस वाले गैप को क्या बोलते हैं हम लोग, d, ठीक है, तो क्या बोलते हैं d। और ये S1 और S2 के बीच के गैप को बोलते हैं स्मॉल d, समझे। ये हमारा यंग्स डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर इस S1 और S2 के बीच का गैप स्मॉल d होता है, इसे बोलते हैं सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स। ये इस स्लिट से स्क्रीन की, ये स्क्रीन की दूरी कितना है, कैपिटल टी, और ये सेंट्रल मैक्सिमा है, यहाँ से अगर यहाँ दूसरा बनता है उसके बीच का डिस्टेंस जो है x, ठीक है। तो अगर इस टर्म में हम लोग समझेंगे तो यहाँ से अब अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। पाथ डिफरेंस अगर हमारा 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा आएगा तो मैंने बोला मैक्सिमा मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। अगर ये यानी इसे पाथ डिफरेंस को m लेमडा के टर्म में लिख सकते हैं। अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो m लेमडा एक्स डी अपॉन डी होगा, तो x की वैल्यू m लेमडा डी अपॉन डी। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बहुत बार सवाल पूछा। अगर मैं मिनिमा की बात करूं तो पाथ डिफरेंस, अब ये याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है जैसे 0 और लेमडा के बीच में लेमडा बाई 2 आएगा, लेमडा और 2 लेमडा के बीच में दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो लेमडा और 2 लेमडा 3 लेमडा आया, 2 से डिवाइड करें 3 लेमडा बाई 2 आया, यानी लेमडा बाई 2 3 लेमडा बाई 2 5 लेमडा बाई 2। लेकिन इसको अगर इस टर्म में लिखेंगे तो 2m माइनस 1 लेमडा बाई 2 होगा। m की वैल्यू हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से। क्यों, क्योंकि 0 पे हमारा सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा, मिनिमा नहीं मिल रहा है। वो हमेशा जब YDSE का एक्सपेरिमेंट करा गया तभी बता दिया गया कि सेंटर पे हमेशा और हमेशा मैक्सिमा ही बनेगा, मतलब ब्राइट फ्रिंज बनेगा। इसको अगर इस पाथ डिफरेंस के इक्वल कर देंगे तो ये रिलेशन बनेगा, लेकिन ये डार्क फ्रिंज का पोजीशन बताएगा, ये ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन बताएगा सेंटर से, सेंट्रल मैक्सिमा से, ठीक है। मैं तो याद करने का तरीका ऐसे कहता हूं, देखो ये याद कर लो, 0 पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगा, इसके बाद आप काउंट कर लो। याद करना चाहते हो m लेमडा के टर्म में तो अलग बात है, अदरवाइज ऐसे भी निकाल सकते हो, 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा 5 लेमडा 6 लेमडा 7 लेमडा 8 ऐसे डैश डैश कर सकते हो। ये हमारा क्या है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज है, ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है। फिर उसके बाद मतलब 2 मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरीके से इसे लर्न करो। और मान लो अगर हमसे जैसे ये कह रहा है फर्स्ट डार्क फ्रिंज, तो लेमडा बाई 2 डायरेक्ट इसके इक्वल कर दो, एक्स डी अपॉन डी के इक्वल कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक सवाल ऐसा भी देखोगे नीट में, यहां से लाइट ऐसे गई है और ये परपेंडिकुलर गया है, इसका पाथ डिफरेंस आता है हमारा d स्क्वायर अपॉन 2d। ये S1 और S2 के बीच का सेपरेशन स्मॉल d है और ये कैपिटल D है। इसको डेराइव भी मैं यहां कर दिया हूं, ठीक है, लेकिन ये लर्न रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसको दूसरे इस तरीके से भी डेराइव किया, बहुत सारे बच्चे इसी तरीके से डेराइव करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से डेराइव करें। पाथ डिफरेंस का देखो इस तरह से क्यों किया हूं कि ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां का डिस्टेंस वही तो पाथ डिफरेंस होगा। देखो S2P माइनस S1P, तो जो बीच में गैप बचेगा दोनों में, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही तो पाथ का डिफरेंस आ जाएगा। हमारे कहने का मतलब यहां से यहां तक 2 मीटर हो, यहां से यहां तक 1 मीटर हो, तो कितने का डिफरेंस है, 1 मीटर का डिफरेंस है। आराम से समझना है ना। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है हमारा, पावर ऑफ रिजॉल्विंग पावर के रेसिप्रोकल होता है। टेलीस्कोप के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं,
1.22 लेमडा अपॉन स्मॉल डी। यहाँ पर जो है हमारा इसे बोलते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ये वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रिजॉल्विंग पावर निकालोगे तो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए साफ सुथरा लिखा हूं, नोट कर लो। इसमें माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसमें भी रिजॉल्विंग पावर लिखेंगे तो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ तो ये वाला फॉर्मूला तो कई बार यूज कर लिया 1.22 लेमडा अपॉन डी, बाकी प्रोपोर्शनलिटी से ही काम हो जाएगा। देखो ये तो इसलिए पेस्ट कर दिया हूं कि बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। ये एचसी वर्मा की बुक अगर आपके पास होगा, बहुत सारे बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी रखते हैं इसलिए थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। ये एचसी वर्मा में प्रॉपर तरीके से डिफाइंड है। फिलहाल आप फॉर्मूला याद रखें, ठीक है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बात करेंगे, अगर पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो ये ए साइन थीटा आता है। इसका अगर आप देखोगे डायग्राम बनाओगे तो यहाँ सेंट्रल पर मैक्सिमम मिलता है, उसके बाद कुछ ऐसे कम होते 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 लास्ट में ऐसा बना। मैं पाथ डिफरेंस कितना निकाला हूँ, ए साइन थीटा, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसके बनाऊंगा तो सेंट्रल मैक्सिमा की बात करेंगे तो एंगुलर विथ 2 डबल हो जाएगा। देखो ये थीटा है, ये थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा, तो 2 लेमडा बाई ए। लीनियर विथ की बात करेंगे तो 2 लेमडा डी अपॉन ए हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिए रहना कि हम लोग सिंगल स्लिट पढ़ते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब सिंगल स्लिट, तो इसके बीच का गैप है, एक ही होल है, ठीक है। और इसमें कितने पॉइंट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, इनफाइनाइट, समझ रहे हो। तो इसमें YDSE में S1 और S2 होता है, 2 मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होता है, लेकिन इसमें इनफाइनाइट होता है, इसमें भी इंटरफेरेंस ही होता है, ठीक है। तो हमें जनरली फॉर्मूले की नीड है, हम उसी पे बात करेंगे। तो ये हो गया, लेकिन सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करेंगे इसके बाद वाला, तो एंगुलर विद लेमडा बाई ये होगा, लीनियर विद लेमडा डी अपॉन ए होगा। ये जो होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसा ही होगा, बस सिंगल स्लिट के बीच का सेपरेशन यहाँ ए ले रहे हैं, वहां 2 स्लिट के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी ले रहे हैं, बाकी सब सेम है। चेंज क्या हो रहा है, सेंटर पे डबल हो जाता है। ये कह रहा हूं ऐसे, इसमें नीट में बहुत सारे ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, अगर ऐसे याद कर लेते हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज। अगर मैं लेमडा की बात करेंगे तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा मिलेगा, इस पे मिलेगा 3 लेमडा बाई 2 पे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा। तो लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा 5 लेमडा ऐसे अगर हम देखेंगे तो उस समय हमें मिनिमा मिलता है, तो उसके बीच में क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। और जो भी किया रहेगा उसे डायरेक्ट ए साइन थीटा के हम लोग इक्वल कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। पोलराइजेशन ऑफ लाइट में क्या होता है, लाइट जो होता है ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट। पोलराइजेशन का मतलब किसी सिंगल लाइट ऑफ वाइब्रेशन को पास करे, तो उसमें एक लॉ यूज होता है, इस पर क्वेश्चन आता है I इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट क्या है, पोलराइज्ड लाइट इंटेंसिटी। कभी कभी क्वेश्चन में अनपोलराइज्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट देता है, तो पता है जब भी हम पोलराइज्ड करते हैं तो 50% पोलराइज होता है, 50% लाइट रुक जाता है, तो आई नॉट बाई 2 यूज करेंगे। 50% का मतलब आई नॉट बाई 2। मैं यहाँ पे अनपोलराइज्ड नहीं, मैं पोलराइज्ड लाइट इंटेंसिटी यूज कर रहा हूं। दूसरा आप ऐसे देखे होंगे ब्रूस्टर लॉ, यहां से ये लाइट रे जा रही है, ऐसे लाइट का वाइब्रेशन दिखाया हूं, और यहाँ गोला मतलब ऐसे ऐसे वाइब्रेट तो ही बनाया हूं, वैसे ये ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट होता है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। इंसिडेंट रे बोला हूं, यहां से जाएगा तो टकराएगा, टकराने के बाद इसमें रिफ्लेक्शन होगा। ये जिस एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाता है, उस एंगल को बोलते हैं ब्रूस्टर एंगल या एंगल ऑफ पोलराइजेशन या पोलराइजिंग एंगल, ठीक है। ये इसके और इसके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। रिफ्लेक्टेड रे है, ये पार्शियली पोलराइज्ड होता है, लेकिन रिफ्लेक्टेड जो होता है कंप्लीटली पोलराइज्ड होता है। इस पे भी सवाल आ चुका है। यहाँ पे ब्रूस्टर लॉ का फॉर्मूला क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का होता है 10IB या 10IP, दोनों लिखा मिल सकता है आपको। तो ब्रूस्टर लॉ बोलते हैं, IB ब्रूस्टर एंगल या इसे पोलराइजिंग एंगल बोलते। इतने ही कॉन्सेप्ट का अब तक नीट की PYQ में इस्तेमाल हुआ है। अगर आप ये ठंडे दिमाग से पढ़ते हो और सारे PYQ रिवाइज करके जाते हो, तो इस चैप्टर से अगर इस लेवल के ही सवाल फर्दर पूछे जाते हैं तो आप 100% करके आओ। इसमें जो है बेसिक थ्योरी से सवाल आप देख सकते हो किस पैटर्न पे आपका बन रहा है। इसमें बोला है इफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस बाय द व्हाइट लाइट, देन अभी मैं बताया था थ्योरी बताते समय कि अगर आप
मोनोक्रोमेटिक लाइट को रिप्लेस करके व्हाइट लाइट यूज कर लेते हैं, तो सेंटर पे तो व्हाइट बनेगा लेकिन उसके अगल बगल कलरफुल बन जाएगा। कैसा बनेगा? कलरफुल। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देयर विल बी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज व्हाइट फ्रिंजेस एंड सराउंडेड बाई फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस। 24 का था, ये भी 24 का है। अनपोलराइज लाइट बीम स्ट्राइक्स ऑन अ ग्लास सरफेस एट अ ब्रिस्टर एंगल देन। खाली डेफिनेशन पूछ लिया है, मतलब अभी थ्योरी बताए थे कि ये ऑर्डिनरी लाइट है, जब इससे टकराता है तो ये पार्शियली पोलराइज होगा और ये कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट टिक करना था। द रिफ्लेक्टेड लाइट रे विद कंप्लीटली पोलराइज्ड बट रिफ्रैक्टेड लाइट रे विल बी पार्शियली पोलराइज्ड। 2024 के सवाल देख रहे हो, एकदम बेसिक सवाल पूछ रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट में द स्क्रीन मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन द स्लिट एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज विद रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरा कह रहा है द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ द एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज विद डिक्रीजेस। बताना कौन सा करेक्ट है। देखो एंगुलर विद का फॉर्मूला भी बताया लैम्डा अपॉन डी, ठीक है। इसमें कैपिटल डी तो है ही नहीं। कैपिटल डी क्या होता है हमारा, ये दोनों स्लिट है और ये स्क्रीन के बीच का गैप है, तो इसको कैपिटल डी को बढ़ाओ या घटाओ एंगुलर विद पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो सही बात लिख दिया ना। स्क्रीन मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन स्लिट द एंगुलर सेपरेशन फ्रिंज विद रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि इसमें कैपिटल डी आ ही नहीं रहा है। इस स्क्रीन को पास दूर ले जाने से एंगुलर विद पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा बोला है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स रिप्लेस बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स द लार्जर वेवलेंथ द एंगुलर विद सेपरेशन डिक्रीज। ठीक है भाई, जब लेमडा को बढ़ाओगे, ठीक है मेरी बात समझे, यहां से लार्जर वेवलेंथ, ये जब बढ़ाएंगे लेमडा को तो ये तो बढ़ेगा ना, इसमें कह रहा है कम होगा, तो गलत हो गया भैया। लेमडा की वैल्यू जितना ज्यादा करोगे तो थीटा भी तो ज्यादा होगा। सिंपल सिंपल सवाल पूछ रहा है, देख रहे हो। इसको ये गलत है, ये सही है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 का। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट ऑब्जर्व 8 फ्रिंजेस इन अ सर्टेन सेगमेंट of the screen when the monochromatic light of 600 nanometer wavelength is used. If the wavelength of light is changed to 400 nanometer, then number of fringes he would observe in the same region of the screen is। कह रहा है भैया कि इसमें जब हम वेवलेंथ कितना ले रहे हैं 600, तो 8 फ्रिंज बन रहा है, 400 लेंगे तो कितना फ्रिंज बनेगा, सीधी सी बात। यानी ये जो गैप है वो तो फिक्स है, जो फ्रिंजेज है वो थोड़ा पतला या मोटा बना सकते हैं, जगह तो फिक्स है। तो x की वैल्यू m1 लेमडा डी अपॉन डी, m2 लेमडा 2 अपॉन डी, कैपिटल डी स्मॉल डी कट गया, यानी m लेमडा कांस्टेंट, m1 लेमडा 1 इक्वल टू m2 लेमडा 2। यहाँ पे रखेंगे 8 इंटू 600, m2 400, तो m2 की वैल्यू 12 आ गया, डायरेक्ट टिक कर सकते हो इसमें, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है इफ द स्क्रीन मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देन। देखो ये बेसिक सा सवाल अभी बताया हूँ, बीटा इक्वल टू लेमडा डी अपॉन डी है। अगर इसमें हमको क्या करना है, कैपिटल डी अगर हम बढ़ाएंगे तो बीटा बढ़ेगा, लेकिन इसमें नहीं है तो इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें एंगुलर तो टेंशन ही नहीं लेना, लीनियर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज विद विल बी इंक्रीजेस, क्योंकि डी बढ़ा रहा है। लीनियर विद में कैपिटल डी आता है लेकिन एंगुलर विद में नहीं आता है, यही दोनों बेसिक फॉर्मूला है। Next, after passing through the polarizing or linear polarized light intensity I is incident on an analyzer making an angle 30 degree with that polarizer. The intensity of light emitted from the analyzer. सिंपल सा सवाल है, यहाँ से इधर जाएगा तो कितना होगा I, ठीक है। कॉन्सेप्ट अभी क्या बताए थे, I इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ 30 लेना है, कॉस स्क्वायर 30 और I लेना है, समझे। तो इसकी वैल्यू रखोगे √3/2 आता है हमारा, लेकिन स्क्वायर करोगे तो √3/4, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, 3I/4 हो जाएगा, तो डायरेक्टली डी ऑप्शन टिक कर सकते। नेक्स्ट, अ लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर द बेस्ट सुटेड द ऑब्जेक्टिव एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप सिंस लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट टू क्वालिटी एंड विजिबिलिटी इमेज। जितना ज्यादा लाइट आएगा उतना बढ़िया रहेगा। लार्ज एरिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव इंश्योर अ बेटर गैदरिंग पावर, सही बात है। A large aperture provide a better resolution, तो all of these correct है इसका। मैं कह रहा है which one of the following phenomena is not explained by the Huygens construction of wavefront, ठीक है। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन, इन तीनों को हाइगेंस प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करा गया है, लेकिन
ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो इसका आंसर जो है हम लोग कौन सा टिक करेंगे, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन अ मटेरियल इज 2 × 10⁻14 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल विल बी। ठीक है, तो जितने बेसिक कीवर्ड के सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं उस पर डायरेक्ट रखिए, आंसर आ जाए। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C डिवाइडेड बाई V, V इक्वल टू क्या होता है हमारा, न्यू लेमडा। न्यू क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸, फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 × 10⁻14 और वेवलेंथ भी गिवन है, एंगस्ट्रॉम में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻−10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सिंप्लीफाई करने के बाद 3 आ रहा है, तो बी ऑप्शन इजिली करेक्ट है, तो इसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एन, वेवलेंथ लेमडा, ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी v in air enters in a glass slab, the refractive index mu, the frequency, wavelength and velocity of light in a glass slab will be respectively। ठीक है, ग्लास स्लैब में जब इंटर करेगा तो वेलोसिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा ये पूछ रहा है ना। फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये n होगा। वेवलेंथ क्या होता है, ये एयर में वेवलेंथ अगर लेमडा है तो अगर ग्लास में निकालेंगे तो ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे तो लेमडा अपॉन म्यू हो जाएगा। वेलोसिटी अगर हमारा v है एयर में तो किसी मीडियम में निकालेंगे तो हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे ग्लास के, तो v अपॉन म्यू हो जाएगा। तो इसे सिंपली डी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछा है, मतलब सिर्फ कीवर्ड आपको पता होना चाहिए। जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है, बाकी सब कुछ चेंज हो जाता है। इसमें कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 1.33, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लाइट में स्पीड होता है हमारा 3 × 10⁸, लाइट का स्पीड एयर में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 वाटर का होता है। इसे 1.33 नहीं, आप जो है 4/3 लर्न करे रहिएगा, इजीली होगा कैलकुलेशन में। 4/3 करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 9/8 आ जाएगा, तो 2.25 × 10⁸, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो। ये कह रहा है लाइट ट्रेवल्स थ्रू अ ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस t एंड having a refractive index mu, if c is the velocity of light in vacuum, the time taken by the light to travel this thickness in the glass is। ग्लास में पूछ रहा है हमारा टाइम, अगर t थिकनेस का है तो कितना लगेगा। जनरली यही यूज करना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस चल रहा है, t। स्पीड इसमें निकालेंगे तो क्या होता है, c/μ। तो यहाँ c/μ करेंगे तो μt अपॉन c हो जाएगा, तो इसका हम बी ऑप्शन आसानी से टिक कर। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या है, ये एक फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा इक्वल टू v/c। सिंपली अगर हमको डेल्टा लेमडा निकालना है, चेंज इन वेवलेंथ, तो लेमडा v अपॉन c यूज करेंगे। इसको हम लोग सिंपली डिवाइड करेंगे तो 25 एंगस्ट्रॉम आएगा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो ये फॉर्मूले पे जितने हम कीवर्ड बता रहे हैं इसे कहीं सिस्टमेटिकली नोट कर लोगे तो सवाल आपका एग्जाम में आसानी से बन जाएगा। इसमें पूछ रहा था टाइम टेकन बाय सनलाइट टू पास थ्रू अ विंडो ऑफ थिकनेस 4 mm whose refractive index is 3/2। इस पे बेस्ड ऑन अभी जस्ट पीछे एक सवाल था, उसमें सिर्फ जो है फॉर्मूला पूछा है, तो इसमें वैल्यू पूछ लिया है। ठीक है, तो ये थिकनेस t है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड निकालेंगे इस ग्लास में तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट को इस ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा c/n, तो nt अपॉन c। अब n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया है, ये हमारे पास कितना दिया है, थिकनेस t दिया है 4 mm, 4 × 10⁻³ स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸। सिंपल कैलकुलेशन है, टफ भी नहीं है। कैलकुलेट करने के बाद 2 × 10⁻11 सेकेंड, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। तो कुछ कीवर्ड अगर आप लर्न करके जाते हो, बेसिक कैलकुलेशन आता है, फिर भी आपकी स्कोरिंग बहुत बेहतरीन हो सकता है। लेकिन ये है कि आपको लर्न रहे टॉपिक्स, कंप्लीट सिलेबस अगर लर्न रहता है तभी एग्जाम में बहुत बेहतरीन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिफ्रेक्टेड फ्रॉम द वैक्यूम इनटू मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, द वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी। अगर किसी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है
तो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम एयर के वेवलेंथ को डिवाइड करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखोगे तो एयर के लिए 1 लेते हैं। उसके बाद किसी भी मीडियम के लिए निकालना है तो 1 से ज्यादा ही होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया 1.5, तो 1.5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये लेमडा ए की वैल्यू 1.5 से डिवाइड करेंगे तो कमी तो होगा, यानी ये लेमडा एम इस मीडियम में अगर हम वेवलेंथ निकालते हैं तो एयर की वेवलेंथ से कम आएगा, यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें कह रहा है ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5460 एंगस्ट्रॉम is incident on a air glass interface. If the refractive index of a glass is 1.5, the wavelength of light in a glass would be. तो ग्लास में अगर हम पूछ रहा है कि वेवलेंथ कितना होगा और एयर में वेवलेंथ दिया है, तो करना कुछ नहीं है, एयर की वेवलेंथ को उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे ग्लास की, तो ये वैल्यू से 1.5 से डिवाइड करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, 3640 एंगस्ट्रॉम आएगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट। इसमें कह रहा द इंटरफेस पैटर्न इज ऑब्टेन विद 2 कोहेरेंट लाइट सोर्स ऑफ इंटेंसिटी रेशियो n, द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ द रेशियो I max माइनस I min अपॉन I max प्लस I min विल बी। ठीक है, इसमें मैंने ये बेसिक कीवर्ड आपको बताया हूं, इसे लर्न रखे रहो, इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हो कि I max अपॉन I min जो होता है रूट में अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर और रूट में अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर। अल्फा मानता किसे हूं मैं I1 अपॉन I2। इसमें वैल्यू रख देना है। इसमें करा क्या हूं मैं, I मीन को ऊपर नीचे से कॉमन कर दिया हूं तो I max अपॉन I min माइनस 1 हो गया, I max अपॉन I min प्लस 1 हो गया। इसके जगह क्वेश्चन में I1 अपॉन I2 n दिया है, मैंने अल्फा के टर्म में आपको लर्न करने के लिए बताया हूं। तो यहां जैसे ही वैल्यू रखोगे इसे स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये होल स्क्वायर ब्रेक कर देना, सारी चीजें कट जा रहा है, तो 2 रूट n अपॉन n प्लस 1 आ रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें मैथमेटिकल कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस इस स्क्वायर को ओपन कर देना है, अपने आप चीजें कट जा रही है, डायरेक्ट आंसर मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ 2 वेव्स आर गिवन 4:1, देन द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द 2 वेव इज। आपको पता है कि इंटेंसिटी जो है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहां से फॉर्मूला बन गया I1 अपॉन I2 इक्वल टू A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट बन जाएगा I1 अपॉन I2। I1 अपॉन I2 कितना दिया है 4/1, तो 2/1 हमारा आंसर आएगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। सवाल को पढ़ना है, सवाल को समझना है, फॉर्मूला बिल्कुल पहले से आपको पता, इजिली अप्लाई कर सकते। रिवीजन जितनी बेहतरीन करोगे समझ लेना स्कोरिंग उतनी बेहतरीन आने वाला है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें माइंड में नहीं रहता जिसकी वजह से सवाल नहीं बनता है और लगता है कि आप पढ़ने में वीक हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कीवर्ड को स्ट्रांगली रिवीजन करो ताकि एग्जाम में इजिली लर्न हो जाए, प्रेशर न लगाना पड़े दिमाग पे। ये कह रहा था इंटरफेरेंस इज पॉसिबल इन, ठीक है, लाइट वेव ओनली, साउंड वेव ओनली, बोथ लाइट एंड साउंड वेव ओनली, नाइदर लाइट और नॉर साउंड वेव। इसमें लाइट और साउंड वेव दोनों में पॉसिबल। ये कह रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज इज डबल्ड देन द फ्रिंज विड्थ बिकम्स। सवाल का अगर सिर्फ गिवन समझ में आ जाए उसकी वैल्यू रख के डायरेक्टली आंसर टिक करा जा सकता है। कैसे? इसमें कह रहा कि ये स्लिट S1 और S2 है, इसके बीच का सेपरेशन d/2 हो गया। जनरली आप d के टर्म में याद करते हो तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू लेमडा d अपॉन d। इसको कह रहा है कि ये S1 और S2 के बीच का गैप जो है d/2 हो गया है और ये स्लिट और स्क्रीन के बीच का गैप जो है 2d कर दिया है। जनरली अगर इसे d लेते हैं हम, इसको कैपिटल D लेते हैं, इसको स्मॉल d लेते हैं, तो फ्रिंज विड्थ होता है बीटा इक्वल टू लेमडा d अपॉन d। अगर हम ऐसे सिचुएशन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो बीटा डैश हो जाएगा लेमडा d डैश अपॉन d डैश, यहाँ 2d कर देंगे, यहाँ d/2 कर देंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 लेमडा d अपॉन d हो जाएगा। इसी को ही तो बीटा बोलते हैं, तो बीटा डैश हो गया हमारा 4 बीटा, यानी 4 टाइम्स हो जाएगा, तो डायरेक्टली इसका सी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। इसमें कह रहा है इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर वाज यूज्ड, द एंगुलर विड्थ of the first minima formed on the screen placed 1 meter away was found to 0.2 degree. What will be the angular width of
द फर्स्ट मिनिमा if the entire experimental apparatus is immersed in the water। समझे, इसमें कह रहा है कि पूरा जो है यंग्स डबल स्लिट का जो एक्सपेरिमेंट है उस पूरे सेटअप को अगर मैं वाटर में डिप कर दे तब एंगुलर विद पूछ रहा है ना। जनरली एंगुलर विद का जो फॉर्मूला होता है वो थीटा इक्वल टू लेमडा अपॉन डी होता है। डी आपको पता है कि दोनों स्लिट के बीच का गैप होता है जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं तो, ठीक है। यानी अगर ये किसी मीडियम में जाएंगे तो चेंज सिर्फ वेवलेंथ होगा, डी तो चेंज होगा नहीं, इसीलिए इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न रखे रहो। अगर आपको एयर में एंगुलर विद पता है तो अगर किसी मीडियम में डिप कर रहे हैं तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। से अगर थीटा ओमेगा 0.2 डिग्री पहले से है, किसमें डिप कर रहे हैं, वाटर में, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 से डिवाइड करेंगे तो 0.15 डिग्री आ गया, डायरेक्ट सी ऑप्शन है। मतलब नीट के सवाल बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल का होता है। तैयारी करते समय अगर आपको कठिन लगा हो वो सेकेंडरी बात है, कठिन लगता इसीलिए क्योंकि आप उस पैटर्न पे अपनी तैयारी नहीं करते हो। अगर सही से करोगे तो आसान ही सवाल लगेगा। इसमें कह रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ देयर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट फ्रॉम द टू स्लिट्स अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन करेस्पॉन्डिंग टू द फिफ्थ मिनिमा हैज द पाथ डिफरेंस। इसका फॉर्मूला भी होता है लेकिन फॉर्मूला क्या होता है कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, तो इसीलिए मैं दूसरी टेक्निक बताता हूं ताकि आप वहां पे ओरल काउंट कर लें, ठीक है। इसमें बोला है फिफ्थ मिनिमा, फिफ्थ मिनिमा, तो हम एक चीज लर्न करने के लिए कहते हैं 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा 5 लेमडा 6 लेमडा 7 लेमडा। ये लिखना बहुत इजी है तो हर कोई लिख सकता है। यहाँ पे हमारा मैक्सिमा मिलता है तो दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा तो मिलेगा ही। ये जो 0 होता है उसको वहां पे हमारा सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, उसको बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज। काउंटिंग यहां से करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट मिनिमा, तो यहां से मैं काउंट करूंगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसके बीच में 4 लेमडा प्लस 5 लेमडा डिवाइडेड बाई 2 तो 9/2 लेमडा आएगा सिंपली। 9 सी ऑप्शन डायरेक्ट टिक कर देंगे हम। तो इसमें सवाल में कुछ भी नहीं पूछा था, बस फिफ्थ मिनिमा पूछा है, उस समय पाथ डिफरेंस कितना होगा। अगर पाथ डिफरेंस 0 होगा तो सेंट्रल मैक्सिमा, पाथ डिफरेंस लेमडा है तो फर्स्ट मैक्सिमा, अगर पाथ डिफरेंस 2 लेमडा है तो सेकेंड मैक्सिमा। इसी तरह 0 और लेमडा के बीच में आएगा लेमडा/2 फर्स्ट मिनिमा है। समझे, ये पूछा है फिफ्थ मिनिमा तो 1 2 3 4 5 डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। अदरवाइज इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा उससे भी लगा सकते हो, लेकिन ऐसे काउंटिंग बहुत इजी होता है तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन डी बिटवीन द स्लिट्स इज 2 mm, द वेवलेंथ लेमडा of light used 5896 angstrom and the distance d between the screen and slit is 100 centimeter. It is found that the angular width of the fringes 0.2 degree. To increase the angular width 0.21 degree, the separation between the slits needs to change it. तो इधर के जितने भी सवाल है रिसेंट के भी और लास्ट के भी अब करेंगे, एक बार ठंडे दिमाग से देखिएगा। सवाल बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल का है। एंगुलर विद का फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू लेमडा अपॉन डी, ठीक है। वेवलेंथ नहीं चेंज कर रहा है यानी वो तो कांस्टेंट है, तो एंगुलर विद जो है डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मेट बना सकते हैं हम लोग θ1 अपॉन θ2 इक्वल टू d2 अपॉन d1। तो d2 अगर निकालेंगे तो θ1 अपॉन θ2 इंटू d1 कर सकते हैं। पहले कितना था 0.20, लास्ट बाद में कितना हुआ 0.21 और d1 कितना था 2 mm। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग डायरेक्टली, तो इसे डिवाइड करने के बाद हमारा कितना आ रहा है 1.9 mm। मतलब इतना नॉर्मल कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन की वजह से भी मिस्टेक होता है, लेकिन यहाँ पे मैं टाइम नहीं किल करना चाह रहा हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज फर्स्ट परफॉर्म इन एयर एंड देन इन अ मीडियम अदर देन एयर। इट इज फाउंड दैट इट्स ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम लाइज वेयर द फिफ्थ डार्क फ्रिंज लाइज इन एयर। The refractive index of the medium is nearly।
ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो m लेमडा d अपॉन डी आएगा। अगर हम डार्क फ्रिंज का निकालेंगे पोजीशन तो 2m-1 लेमडा d अपॉन 2d होगा। इसमें बोला है कि कौन सा इक्वल है, ब्राइट फ्रिंज 8th वाला और डार्क फ्रिंज 5th वाला, ये दोनों आपस में इक्वल है। इसका जो गैपिंग है वो सेम इक्वल डिस्टेंस का है, तो इन दोनों को हम डायरेक्टली बराबर कर सकते हैं। यानी यहाँ m की वैल्यू कितना डालेंगे 8, यहाँ पे m की वैल्यू कितना डालेंगे 5 डालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा इसमें डालेंगे तो 8 लेमडा बाई देखो ये किस में है, मीडियम में है, ये भी ध्यान से समझना है। ये फिफ्थ डार्क फ्रिंज एयर में है, लेकिन ये जो 8th ब्राइट फ्रिंज है मीडियम में है। तो जब भी कोई सेटअप करते हैं और जो भी फॉर्मूला यूज करते हैं तो डी स्मॉल डी और कैपिटल डी पे फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ उसके वेवलेंथ पे फर्क पड़ता है, क्योंकि वेवलेंथ ही चेंज होगा जब मीडियम चेंज होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा लेमडा बाई एन डी बाई डी, 9/2 लेमडा डी बाई डी, सब कुछ कट गया, डी लेमडा बाई डी सब कट गया। यहाँ n को उधर लेके चले जाओ तो 8 2 जा 16 डिवाइडेड बाई 9, n की वैल्यू आ गया 1.78 डायरेक्ट। मैंने अभी पीछे बताया कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने कहा ना 0 लेमडा 2 लेमडा, ऐसे याद कर लो। यहाँ पे काउंट करोगे तो फिफ्थ डार्क फ्रिंज आएगा 9 लेमडा बाई डी इक्वल टू एक्स डी अपॉन डी आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। उसके बाद हमारा क्या है 8th ब्राइट फ्रिंज, ये 8 लेमडा एक्स डी अपॉन डी के इक्वल कर दो डायरेक्ट, तो 8 लेमडा डैश लिखना है, लेमडा नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये किसी मीडियम की बात चल रहा है। एयर में अगर वेवलेंथ लेमडा है तो किसी दूसरे मीडियम में जाएंगे तो वहां वेवलेंथ निकालने के लिए उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा लेमडा डैश कर दिया, लेमडा डैश की वैल्यू कितना हो गया, लेमडा बाई एन हो गया। सिंपली इन दोनों को बराबर किया तो एन की वैल्यू सिंप्लीफाई होके ए आ गया। तो फिर इसे कैलकुलेट करेंगे तो यही आंसर आएगा। आप इस मेथड से करें तो इसके लिए ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। अगर इस मेथड से करते हैं तो कोई याद करने का जरूरत ही नहीं है, 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा, अगर ये ना याद कर पाओ तो फिर क्या याद करोगे। जैसे 2 लेमडा और 3 लेमडा के बीच में कितना आएगा, 2 और 3 5/2 लेमडा आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा था, द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज I0, द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स b equal to 5 lambda, where lambda is the wavelength of light used in the experiment. What will be the intensity in front of one of the slits on the screen placed at a distance d equal to 10d? इसमें क्या है, ये पाथ डिफरेंस जो है इस तरीके से हम लोग इसको डिराइव करते हैं, लेकिन अभी फॉर्मूले की डिराइव की नीड नहीं है। जब भी ध्यान देना इस तरीके से हो, यहाँ S1 से ये डायरेक्ट जा रहा हो और ये S2 से इधर जा रहा हो, तो ये तो D हो गया। पाथ डिफरेंस का मतलब इसमें से इसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद आता है d² अपॉन 2d। ये D को D रहने दो, लेकिन कैपिटल D की वैल्यू दिया है हमारा 10d, तो एक D कट गया तो D अपॉन 20 आ गया। D की वैल्यू 5 लेमडा है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो लेमडा बाई 4 आ जाएगा। पाथ डिफरेंस आपको पता है, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, यहाँ पर लिखना लेमडा बाई 4। सॉल्व करेंगे तो पाई/2 आएगा। ठीक है, आई का फॉर्मूला होता है I0 cos स्क्वायर 5/2, तो ये हो जाएगा हमारा I0 cos स्क्वायर 5/4 पाई/4, तो ये पाई/4 मतलब 45 डिग्री। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, लेकिन ये स्क्वायर है तो 1/2 हो गया, तो I0/2 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन इस सवाल को लगाते समय बच्चों से गलती होने का कारण समझ लीजिए। एक्चुअल में एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिया हो I = 4 I0 cos स्क्वायर 5/2, बच्चा यही फॉर्मूला यूज करेगा क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। लेकिन सवाल पढ़ते समय एक बार सवाल ढंग से पढ़ लिया करो। ये यहाँ पर अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ले लेंगे तो I max 4 I0 आएगा, लेकिन यहाँ सवाल में गिवन है, बट गिवन I max I0। जब क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 लेना है, तो हम अपनी मर्जी से 4 I0 नहीं ले सकते हैं। और इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइएगा ताकि सवाल मिले तो आप ठंडे दिमाग से सही आंसर निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 slits in Young's experiment have with in the ratio 1:20
25 द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द इंटरफेरेंस पैटर्न आई मैक्स अपॉन आई मीन। अब देखो इसकी बेसिक फॉर्मूले पे सवाल है, कीवर्ड सारे सिस्टमेटिकली पता है तो आंसर डायरेक्टली लगता जाएगा। इंटेंसिटी विद के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ से I1 अपॉन I2 लिखेंगे तो W1 अपॉन W2 A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर दिया हमारे पास है विद का रेशियो दिया है, मतलब W1 अपॉन W2 1/25 है, 1/25 A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर है। इसको जैसे हटाओगे इधर रूट बन जाएगा तो रूट में 25 है तो बाहर कितना आएगा 5, तो A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैं यहाँ से बनाया हूँ आई मैक्स अपॉन आई मीन, ठीक है। A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, इसमें से A2 कॉमन ले लो, A2 ऊपर नीचे से कट गया तो A1 अपॉन A2 प्लस 1 A1 अपॉन A2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसी को मैं सिंपली अल्फा मान लिया, समझे। अल्फा की वैल्यू क्या है A1 अपॉन A2 है, तो इसमें जो है मैंने A1 अपॉन A2 जो है रख दिया 1/5 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1/5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये कितना निकल के आया 9/4। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सवाल को अगर आप सही से पढ़ोगे तो सारे सवाल बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये नोट में लिखा है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी of the light at a point on the screen where the path difference lambda is k, ठीक है। lambda being wavelength of light used, the intensity at a point where the path difference is lambda by 4 will be। जैसे अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि अगर मैं I1 I2 को I नॉट मान लेते तो I इक्वल टू 4 I नॉट cos स्क्वायर फाई बाई 2 है, ये एनसीईआरटी में ऑलरेडी फॉर्मूला दिया है। आई नॉट, ये जो 4 आई नॉट है ये मैक्सिमम है, ये किस वेवलेंथ लेमडा पे है, ये के दिया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हमारा लेमडा बाई 4 पे बताइए, तो फाई की वैल्यू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू यहाँ लेमडा रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 2 पाई आ जाएगा हमारा। अगर हम लेमडा बाई 4 पे निकालेंगे, लेमडा बाई 4 पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू लेमडा बाई 4, इसे कट करोगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये यूज करेंगे आई डैश इक्वल टू 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2 होता है, ये 5/2 होता है। अगर ये पाई बाई 2 यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले से फॉर्मूले में कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई बाई 2 अपॉन 2 तो पाई बाई 4 होगा। पाई बाई 4 कितना होता 45, कॉस 45 की वैल्यू होता 1/√2 का होल स्क्वायर, तो ये 4 आई नॉट को के बोला है क्वेश्चन में, तो के बाई 2 हो जाएगा। इसका सिंपली सी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। इसमें बोल रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स are 2 mm apart and are illuminated by a photons of 2 wavelength lambda 1 and lambda 2 at what minimum distance from the common central bright fringe on the screen 2 mm 2 meter from the slit will a bright fringe from one interference pattern coincide with the bright fringe from the other। इसमें कह रहा है कि वेवलेंथ 2 लिया है, ये अगर यहां पर हमारा ब्राइट फ्रिंज बन रहा है तो ये कह रहा है कि कौन सा वाला जो है कॉन्साइड करेगा, ब्राइट ब्राइट दोनों का सेम हो जाए, है ना। यानी सीधे सीधे कहने का मतलब ये गैप दोनों का क्या है, इक्वल है। इक्वल का मतलब x की वैल्यू m लेमडा बाई m लेमडा डी अपॉन डी है, तो ये दोनों केस के लिए लेमडा 1 के लिए और लेमडा 2 के लिए आपस में इक्वल हो जाएगा। अगर ये गैप इक्वल हो जाता है तभी तो कॉन्साइड करेगा, अदरवाइज कॉन्साइड नहीं करेगा। तो m1 लेमडा 1 डी अपॉन डी, m2 लेमडा 2 अपॉन डी, तो d और d ये तो कैपिटल D कट ही गया। हम ऐसा लिख सकते हैं m1 लेमडा 1 इक्वल टू m2 लेमडा 2, m1 इंटू 12,000 m2 इंटू 10,000 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 6m1 इक्वल टू 5m2। यहाँ से कंपेरिजन भी करा जा सकता है, मिनिमम की बात चल रहा है, इसके ज्यादा से ज्यादा तो कुछ भी ले सकते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ तो 6 5 जा कितना होगा 30, यहाँ पर अगर मैं 6 लिखता हूँ तो 5 6 जा 30, तो यहाँ मिनिमम कितना ले सकते हैं 5, ठीक है, और यहाँ पे कितना ले सकते हैं 6। अब सॉल्व किससे करना है, m1 से कि m2 से, दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। अगर m1 यूज करेंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, m1 लेमडा डी, तो ये वाला यूज कर रहा हूं मैं,
5 इंटू 12,000 इंटू 10 की पावर -10। एंगस्ट्रॉम में था, उसे मीटर में कन्वर्ट किया, इंटू 2 अपॉन डी। डी की वैल्यू दिया 2 इंटू 10 की पावर -3, कैपिटल डी 2 दिया था। सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले मीटर में आएगा, इसे कन्वर्ट करेंगे तो 6 mm इसका आंसर हो जाएगा। इसमें बोला है कि अलग अलग वेवलेंथ पे जो है इंटरफेरेंस पैटर्न जब बनेगा तो ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे कॉन्साइड करेगा, समझ रहे हो? तो कॉन्साइड करेगा तो कितना ये गैप होगा, यही तो डिस्टेंस पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, ये कह रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल, द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज रिड्यूस टू हाफ एज द रिजल्ट फ्रिंज विड्थ। एक सवाल फिर रिपीट हो गया। अगर हम बीटा डैश निकालेंगे तो लेमडा डी डैश अपॉन डी डैश, इसके जगह 2d रखना, इसके d/2, ये ऊपर चला गया तो 4 टाइम्स हो गया हमारा, यानी बिकम्स 4 टाइम बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके पहले भी एक ऐसा सवाल बताया हूं अभी, तो ये सवाल 13 का है और ये जो पूछा था ये 20 का है। तो पूरा कॉन्सेप्ट अगर सिस्टमेटिकली पढ़ते हो तो काम तो आएगा ही। नेक्स्ट सवाल इसमें कह रहा है कलर्स अपीयर्स ऑन अ थिन सोप फिल्म एंड ऑन अ सोप बबल ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ। तो इसमें मैं इसका मैं इतना पोर्शन जो है कट करके यहाँ पर मैं बना लिया, क्योंकि पाथ डिफरेंस अलग आएगा, यानी वेवलेंथ, पाथ डिफरेंस में वेवलेंथ आ रहा है यानी अलग अलग आएगा, तो कलर भी अलग अलग अपीयर होगा। तो यहाँ से जैसे ये मैंने फिल्म बनाया हो, ये एयर है, तो ऐसे लाइट रे जाएगी, कुछ यहाँ से जाएगी, कुछ यहाँ से जाएगी, कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी। तो यहाँ पर आई जो है इसको डिफरेंट कलर क्या करेगा, अपीयर करेगा या ऑब्जर्व करेगा। जैसे आप देखे होंगे इस तरीके से सोप का जो फिल्म होता है ऐसे बबल टाइप का जब उड़ता है तो कलरफुल दिखता होगा, ऐसे आपने देखा होगा, इस तरीके से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ऐसे बबल टाइप की बनाया जाता है जब फिल्म का, छोटे बच्चे भी इस तरीके से खेलते हैं, मेले वेले में मिलता है तो देखोगे तो ये थोड़ा कलरफुल दिखता है। ये इसका रीजन है इंटरफेरेंस पैटर्न, क्योंकि पाथ डिफरेंस अलग हो जा रहा है तो वेवलेंथ, पाथ डिफरेंस अलग है उसमें वेवलेंथ आ रहा है तो वैल्यू अलग आ जा रही है, तो आई पे जो बनेगा अलग अलग वेवलेंथ की पाथ डिफरेंस का पहुंचेगा, तो अलग अलग कलर अपीयर होता है। मतलब ये सवाल बेसिक डेफिनेशन का था, इसमें सिर्फ इतना, अगर ये वाले से समझ जाओगे तो डायग्राम ऐसे दिखा रहा हूं, आपको ये बात समझ में आ जाता है कि इस फिल्म को इस तरीके से बनाएंगे तो यहाँ से जो रे जाएगी या यहाँ से जाएगी, इसके पाथ में डिफरेंस हो जाएगा। जब पाथ में डिफरेंस हो जाएगा हमारा तो वो डिफरेंट कलर को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। और ये तो मैं दिखा रहा हूं किस तरीके से दिखता है हमारा, इस तरीके से अपीयर होता है। नेक्स्ट करा इन अ फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द टू पोजीशंस ऑफ लेंस गिवन सेपरेशन बिटवीन द स्लिट 16 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन। ये एक्सपेरिमेंट का पूरा सेटअप नहीं डिस्कस कर रहा हूं, बस इतना समझ लीजिए जब फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो ये d इक्वल टू रूट में d1 d2 होता है, तो ये 16 दिया है, ये 9 दिया है, तो 16 इंटू 9, तो रूट के बाहर 4 इंटू 3 तो 12 सेंटीमीटर आएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका प्रॉपर डेराइव भी देख सकते हैं, लेकिन अभी आप बिल्कुल कीवर्ड पे फोकस करें। इसमें बोल रहा इंटरफेरेंस वॉज ऑब्जर्व इन द इंटरफेरेंस चेम्बर where air was present, now the chamber is evacuated and if the same light is used carefully observe will be। मतलब हमारे कहने का मतलब अगर यही चीज जो है वाटर में पूछता या किसी और में पूछता तो बड़ा इजी लगता आपको, सीधे सीधे समझो कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी कम हो गया, एयर का तो 1 होता है उससे भी कम हो गया, जैसे मान लो 1/2 समझने के लिए, अगर यहाँ 1/2 लेते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा हमारा, जब ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा जो है डबल हो गया, यानी ये फ्रिंज विड्थ की मोटाई इंक्रीज हो जाएगा, तो इंटरफेरेंस विद लार्जर विड्थ हो जाएगा। इसमें कह रहा है इफ येलो लाइट इज इमिटेड बाय सोडियम लैंप इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस बाय द मोनोक्रोमेटिक ब्लू लाइट ऑफ द सेम इंटेंसिटी। ठीक है, ये विबग्योर होता है। यहाँ पर हमारे के पास क्या है जी,
अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का। जैसे जैसे इधर आते हैं तो कम होता है। तो अगर हम ब्लू और येलो की बात करें, ब्लू यहाँ है तो ब्लू का वेवलेंथ कम है, येलो का ज्यादा है। ठीक है, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगा। तो किसको रिप्लेस किया है, इसने रिप्लेस किया है येलो लाइट को, रिप्लेस किया है हमारा ब्लू लाइट से। यानी वेवलेंथ कम हो गई तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो फ्रिंज विड्थ विल बी डिक्रीजेस। इसमें कह रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट विद लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस the distance between the slit 0.2 mm, the screen at a 200 centimeter from the slit, the central maxima is at x equal to 0, the third maxima taking the central maxima of zeroth maxima will at x equal to। इसमें नॉर्मल चीज सब कुछ गिवन है, लेमडा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में दिया है इतना, डी दिया है, कैपिटल डी दिया है। अगर यहाँ से अगर हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस निकालते हैं तो एम लेमडा डी अपॉन डी होगा। अगर हम मैक्सिमा का निकालते हैं तो, अगर मिनिमा का निकालते तो 2m-1 लेमडा डी अपॉन 2d होता है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं मैक्सिमा की। यहाँ m की वैल्यू कितना है 3, लेमडा दिया है एंगस्ट्रॉम में, यहाँ से मैंने रख लिया, डी भी दिया था, स्मॉल डी भी दिया है, समझे। इसमें बोला है हमारा थर्ड मैक्सिमा, इसलिए m की वैल्यू 3 रखे हैं। इसे सिंप्लीफाई किए हैं तो डायरेक्ट आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन यंग्स एक्सपेरिमेंट टू कोहेरेंट सोर्सेस आर प्लेस्ड 0.9 mm apart and fringes are observed 1 meter away. If it produce a second dark fringe at the distance 1 mm from the central fringe, the wavelength of monochromatic light is used. इसमें स्मॉल डी दिया है, कैपिटल डी दिया है, एक्स दिया है, वेवलेंथ पूछा, वो भी डार्क का डिस्टेंस दिया है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे m-1/2 लेमडा डी बाई डी। एक्स दिया है 10 की पावर -3 हो जाएगा, 1 mm दिया था, 1 mm तो 1 इंटू 10 की पावर -3। सेकेंड डार्क फ्रिंज, इट प्रोड्यूस अ सेकेंड डार्क फ्रिंज, तो यहाँ 2 रखना है, 2 - 1/2, लेमडा डी दिया है 1 और स्मॉल डी दिया है। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट होके ये आएगा हमारा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। तो बहुत सारे सवाल आप देखेंगे बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, हाँ, लेकिन फॉर्मूले को एप्लीकेशन आपको आता है तो बढ़िया है, नहीं जैसे जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इस तरीके से फास्ट रिवीजन आप कर सकते हैं। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विद फाउंड टू 0.4 मीटर इफ द होल apparatus is immersed in the water, refractive index 4/3 without disturbing the geometrical arrangement, the new fringe width। अभी ये ऊपर बताया हूं, देख रहे हो क्वेश्चन मिलता जुलता रहा। मैंने कहा अगर पूरे सेटअप को किसी भी मीडियम में ले जाते हैं तो उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे। बीटा डैश निकालना है तो बीटा अपन एन करना 0.4 डिवाइड बाई 4/3, 4/3 क्योंकि वाटर में ले जा रहा है। इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नॉर्मल कैलकुलेशन है, अदरवाइज आपको एक्सप्रेशन बनाना होगा, फिर वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करना होगा। याद कर लो, ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड विद ब्लू and the green light wavelength this and this respectively if x is the distance of fourth maxima from the central one, then इसमें क्या है हमारा ये विब्ग्योर, आपको वाला एक तो याद ही कर लो, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, वेवलेंथ का सबसे कम होता है। x की वैल्यू m लेमडा d अपॉन डी, m की जगह 4 डालना है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। d और कैपिटल d है ज्योमेट्रिकल, दोनों स्लिट के बीच का गैप, और कैपिटल D स्क्रीन के बीच का गैप, तो चेंज होगा नहीं, यानी x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यानी x किस पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पे। इसमें चेक करेंगे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, तो मुझे पता चलेगा जो ग्रीन है हमारा, ठीक है, वो ब्लू से ज्यादा होगा, क्योंकि ग्रीन हमारा यहाँ पर आएगा, ब्लू हमारा है, तो ग्रीन का वेवलेंथ जो है हमारा ज्यादा होगा, तो उसकी x की वैल्यू ज्यादा होगा, तो हम सी ऑप्शन डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। ऐसे भी सवाल आपको मिलेगा, लेकिन आप उस तरीके से पढ़ रहे हो कि नहीं ये भी मैटर करता है। अगर फास्ट रिवीजन करना है तो घर पे सारे सब्जेक्ट को ऐसे ही रिवाइज करो। इसमें कह रहा है एज्यूम दैट द लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज कमिंग फ्रॉम अ स्टार, द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप व्हिच ऑब्जेक्टिव हैज अ डायमीटर ऑफ 2 मीटर। तो इसमें जो है आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू डालना है,
लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन टेलीस्कोप का 1.22 लैम्डा अपॉन डी होता है। सब कुछ गिवन है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंगल के टर्म में पूछ रहा है, रेडियन में ही, तो डायरेक्टली इसमें वैल्यू डाल देना। वेवलेंथ कितना है 600 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये डी कितना दिया है हमारा 2 मीटर, यहाँ 2 रखे। सिंप्लीफाई करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। An astronomical refracting telescope will have large angular magnification and high angular resolution when it has an objective lens of। ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा होता है ये, ठीक है, ये आई पीस लेंस होता है। तो इसका फोकल लेंथ हमें क्या लेंगे, लार्ज, ठीक है। और इसकी जो डायामीटर है या अपर्चर कह सकते हैं, वो भी हम लोग हाई लेंगे। तो लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज डायामीटर, ठीक है। डायामीटर मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं, इसके बीच का गैप, ठीक है। ये हमारा क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। ये ध्यान रखे रहना। वैसे टेलीस्कोप आप अलग से भी पढ़े होंगे। इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, इसको आई पीस लेंस बोलते हैं। इसके बीच के लेंथ को लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बोलते हैं। इसमें इमेज फॉर्मेशन के 2 कंडीशन होगा, इमेज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, और दूसरा होगा इमेज फॉर्म एट इनफाइनाइट। तो मैंने इमेज फॉर्म एट इनफाइनाइट वाले केस से मैंने डिस्कस किया। FO अपॉन FE, FO ऊपर है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको बोलते हैं आई पीस लेंस। इसका फोकल लेंथ जाना, FO ज्यादा है तो M ज्यादा होगा। अगर इसका डायामीटर ज्यादा है, इसमें शो नहीं किया फॉर्मूले में, नहीं डायामीटर है, लेकिन इसका डायामीटर भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसका C ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा द रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर्स of an optical microscope for the 2 wavelength lambda 1 this and lambda 2 this। इसमें वो सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो रिजॉल्विंग पावर है वो वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रिजॉल्विंग पावर 1 रिजॉल्विंग पावर 2 करेंगे तो लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली। दोनों केस के लिए वेवलेंथ दे रखा है लैम्डा 1 और लैम्डा 2, ठीक है। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दिया है तो वैल्यू रखेंगे तो 3/2 आ जाएगा, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा हो कि लीनियर अपर्चर हुज विद 0.02 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड immediately in front of a lens, focal length 60 centimeter. The aperture is illuminated normally by a parallel beam of wavelength 5 into 10 की power -5 centimeter. The distance of the first dark band of the diffraction pattern from the center of the screen। इसमें डिफ्रैक्शन पैटर्न का पूछ रहा है, एक साइड का पूछ रहा है डिस्टेंस। इसका जी फर्स्ट डार्क। तो मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट डार्क का फ्रिंज विड्थ कितना होगा, लैम्डा डी अपॉन ए। अगर सेंटर का नहीं पूछता है, उसके बगल का पूछता है, तो ये ध्यान रखे रहना है कि ये YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसा ही है। तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख के कैलकुलेट करना है, तो ये ऑप्शन आ जाए। इसमें कह रहा है डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट ऑफ विद ए। द फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्जर्व्ड एट एंगल 30 डिग्री व्हेन the light of wavelength 5000 angstrom is incident on the slit। the first secondary maxima is observed at an angle। अगर फर्स्ट मिनिमा की बात करेगा तो a sin थीटा जो होगा लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जस्ट उल्टा लर्न करना, ध्यान रखना तो याद रहेगा। जैसे 0 पे हमें मैक्सिमा मिलता है, लैम्डा पे हमें मैक्सिमा मिलता है, लेकिन यहाँ पे लैम्डा पे मिनिमा मिलता है, ध्यान रखे रहना। तो ये a sin 30 की वैल्यू लैम्डा के इक्वल होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू 2 लैम्डा हो गया। अगर हम फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के करेंगे तो a sin थीटा डैश इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से sin थीटा डैश 3/4, तो थीटा इक्वल टू sin इनवर्स 3/4 हो। इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका, इसीलिए मैंने बताया था अभी, वो नोट कर लेना। ऐसे बताए थे हम, लैम्डा, उसके बाद 2 लैम्डा, उसके बाद 3 लैम्डा, उसके बाद 4 लैम्डा, ऐसे डैश डैश बताया था। इस पे मैंने बताया था मिनिमा मिलेगा, इस पे भी मिनिमा मिलेगा, इसके बीच में मैक्सिमम मिलेगा 3 लैम्डा बाई 2 पे। ये हमारा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है, ये हमारा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा है। अभी मैंने इसको थ्योरी डीपली बताया हूँ, प्रॉपर तरीके से वीडियो देखोगे तो पूरा A to Z क्लियर हो जाएगा। मैं क्या कह रहा है, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट
the two slits are 1 mm apart, the screen is placed 1 meter away, a monochromatic light of wavelength 500 nanometer is used, what will be the width of each slit for obtaining 10 maxima of the double slit experiment with the central maxima of the single slit pattern। देखो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, डी दिया है, कैपिटल डी दिया है, लेमडा दिया है, ठीक है। सिंगल स्लिट की अगर बात करेंगे तो उसमें जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है 2 लेमडा बाई डी अपॉन ए होता है। अगर डबल स्लिट का फ्रिंज विड्थ दिखेंगे तो लेमडा डी अपॉन डी होता है, लेकिन इसका 10 टाइम्स सेंट्रल मैक्सिमा बना रहा है। जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ बन रहा है उसका 10 टाइम्स सिंगल स्लिट मतलब डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट में उसका फ्रिंज विड्थ बन रहा है, ध्यान रखना। तो इसको 10 टाइम्स कर दिया हूं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। सब कुछ सेम ले रहा है तो कट जा रहा है यहाँ से, तो ए की वैल्यू डी बाई 5 आ रहा है, डी 1 mm है तो डिवाइड करेंगे तो 0.25 mm आ जाएगा। एट द फर्स्ट मिनिमा एडजेसेंट टू द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ अ सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन पैटर्न, द फेज डिफरेंस बिटवीन द हाइगेंस वेवलेट्स फ्रॉम द एज ऑफ द स्लिट एंड द वेवलेट्स फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट। मतलब यहाँ पे बहुत सारे लाइट यहाँ से जाएगा, लेकिन मिड का बात किया है तो ये पता है। अगर यहाँ पे मिनिमा की बात करेंगे तो पाथ डिफरेंस लेमडा लेते हैं, अगर ये लेमडा है तो ये लेमडा बाई 2 हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स जो है लेमडा बाई 2 हो गया, तो ये टोटल ए होता है तो ये ए बाई 2 हो जाएगा, तो डेल्टा फाई 2 अपॉन लेमडा इंटू लेमडा बाई 2, तो पाई फेज डिफरेंस आ जाएगा। इसका डायरेक्टली ए ऑप्शन टिक कर सकते हैं। आगे भी पूछ सकते हैं, अगर ये फर्स्ट मिनिमा है, अगर सेकेंड मिनिमा की बात करोगे ना तो इसे एक्चुअल में इवन इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये देखो वहां पर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए तो 4 में, अगर यही सेकेंड है, थर्ड पूछता तो 2 डिवाइड किए, यहाँ 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं, अगले पार्ट में 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये ध्यान रखना। तो देखो ए बाई 4 ए बाई 4 ए बाई 4 आ गया, तो ये 2 लेमडा होगा तो ये 3 लेमडा बाई 2 लेमडा लेमडा बाई 2 हो गया। अगर ऐसा नहीं करते तो थ्योरी फेल हो जाता। देखो यहाँ से लाइट रह गई यहाँ पर और यहाँ से लाइट रह गई यहाँ पे, तो इसका पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 आया। तो मैंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बताया था कि 0 होगा तो मैक्सिमा और लेमडा होगा तो मैक्सिमा, लेकिन उसके बीच में लेमडा बाई 2 होगा तो मिनिमा। तो यहाँ इस लाइट का और इस लाइट का जब यहाँ पर जाके मिला तो कितना आ गया हमारा, लेमडा बाई 2, तो मिनिमा होगा। उसके जस्ट नीचे आओगे तो इसके जस्ट नीचे आओगे फिर लेमडा बाई 2, इसके जस्ट नीचे आओगे तो इसके जस्ट नीचे आओगे फिर लेमडा बाई 2, यानी ये पोर्शन इस पोर्शन को कैंसिल कर दिया तभी तो मिनिमम मिलेगा। ध्यान रखे रहना। इस थ्योरी को डीपली पढ़ाया हूँ, इतना टाइम नहीं ले रहा हूँ। अगर किसी को स्लोली देखना है तो प्लेलिस्ट से ही देखे, 2x पे देख ले, यहाँ पे थोड़ा फास्ट बताने का प्रयास करूंगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीम ऑफ लाइट लेमडा 600 नैनोमीटर फ्रॉम अ डिस्टेंस सोर्स फॉल्स ऑन द सिंगल स्लिट 1 mm wide and the resulting diffraction pattern is observed on the screen 2 meter away. The distance between the first dark fringe on the either side of the central maxima, दोनों साइड का पूछ रहा है सेंट्रल मैक्सिमा का, यानी 2 डबल हो जाएगा हमारा, देख रहे हो दोनों साइड का, मतलब ये पूरा पूछ रहा है 2 लेमडा डी बाई ए, तो इसमें सिर्फ वैल्यू रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ पैरेलल बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इंसिडेंट normally on a narrow slit of fluorescent screen is placed at the large distance from the slit if the speed of the electrons increased, which of the following statement are correct। यहाँ से ध्यान से देखना, अगर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग आ रहा है तो यहाँ फ्रिंज विड्थ बनता है, एंगुलर विड्थ 2 लेमडा बाई ए होता है, और ये जो लेमडा होता है आप कैसे निकालते, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ कम होगा, अगर वेवलेंथ कम होगा तो एंगुलर विड्थ कम होगा हमारा, ध्यान से समझना। तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा विल बी डिक्रीजेस। काफी डीपली क्वेश्चन था, अदर चैप्टर को भी रिलेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है पैरेलल बीम ऑफ लाइट वेवलेंथ लेमडा इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ नैरो स्लिट, अ डिफ्रेक्शन पैटर्न फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस अ परपेंडिकुलर टू द direction of the incident beam at the second minima of the diffraction pattern, the phase difference between the ray of coming from the two edge of the slit। ये एज से पूछ रहा है, समझे, यहां से और यहां से एज से पूछ रहा है, सेकेंड मिनिमा। सेकेंड का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे हमें 2 लेमडा लेना है,
2 लेमडा जैसे रखोगे 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू 2 लेमडा कट गया 4 पाई आ गया, डायरेक्ट आंसर। सवाल तो बेसिक ही होता है, सवाल समझना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंगुलर रिजोल्यूशन और 10 सेंटीमीटर डायामीटर टेलीस्कोप एट अ वेवलेंथ दिस इन ऑर्डर ऑफ। इसमें कुछ करना ही नहीं है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन 1.22 लेमडा अपॉन डी बताया हूं रेडियन में, इसकी वैल्यू रखो लेमडा की और डी का, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, और टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस 10 सेंटीमीटर, द डायमीटर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 1 किलोमीटर फ्रॉम द टू ऑब्जेक्ट्स, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी रिजॉल्व्ड बाय द टेलीस्कोप व्हेन द मीन वेवलेंथ ऑफ लाइट 5000 एंगस्ट्रॉम इन ऑर्डर ऑफ। ठीक है, नॉर्मल सिंपल सा इसमें पूछ लिया है, बस एक चीज ध्यान रखना, यही मैं थोड़ा सा यूज कर रहा हूं, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क में एक्स को मान रहा हूं, तो एक्स अपॉन रेडियस 1 किलोमीटर है तो 10 की पावर 3, और ये थीटा होता कितना है 1.22 लेमडा अपॉन डी। इसमें सिर्फ वैल्यू रखना है, तो एक्स की वैल्यू इजिली आ जाएगा 5 mm। नेक्स्ट कह रहा है द डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई लेंस 2 mm, व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स the resolve which the are situated at a distance 50 meter away from the eye, the wavelength of light दे रखा है। ठीक है, सिंपल सा, दोबारा फिर से वही यूज कर रहा हूं, करूं इसमें डायरेक्ट यूज करेंगे, थीटा की वैल्यू क्या है एक्स अपॉन लेमडा, और ये कितना हो जाएगा हमारा लेमडा बाई डी। तो यहां से हम रखे हैं सारी वैल्यू, इसमें भी सिंप्लीफाई करके नॉर्मली एक्स निकाल सकते हैं हम लोग, तो 1.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रे ऑप्टिक्स इज वैलिड विद कैरेक्टरिस्टिक्स द डायमेंशन आर। इसमें क्या होगा, मच लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। नेक्स्ट है, अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सिंगल नैरो स्लिट, दिस द लाइट फोकस्ड कॉन्वेक्स लेंस ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड फोकल प्लेन, द फर्स्ट मिनिमा विल फॉर्म्ड एट एन एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। नॉर्मल सिंपल सी बात है ये भी। इसमें यूज करेंगे हम लोग क्या, ए साइन थीटा इक्वल टू लेमडा, ए और सब कुछ दे रखा है हमारा लेमडा उमडा, यहाँ से सॉल्व करोगे साइन थीटा की वैल्यू 0.5 मतलब 1/2, तो थीटा जो है 30 डिग्री आ गया, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होता है, थीटा जब 30 डिग्री होता है। इसमें पूछा था ब्रिस्टर एंगल आई बी इंटरफेरेंस शुड बी, ये 20 का सवाल है। इसमें अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो ज्यादा यहाँ एयर यहाँ 1 होगा, यहाँ n होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से इनफाइनाइट के बीच में लिख सकते हैं, तो 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स n, 10 इनवर्स इन्फिनिटिव। 1090 की वैल्यू इनफाइनाइट होता है, तो 1090 यहाँ पर 1045 की वैल्यू 1 होता है, तो IB जो होगा हमारा 45 और 90 के बीच में होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट इन एयर, अ प्लेन surface, material of refractive index mu at a particular angle of incidence I, found that reflected and refracted ray perpendicular to each other, which of the following option is for this situation। इसमें अभी मैं थ्योरी में भी बताया था कि यहाँ से ऑर्डिनरी लाइट आता है तो ये पार्शियली पोलराइज होता है, ये कंप्लीट पोलराइज्ड हो जाता है, तो ऑप्शन ये टिक करना, रिफ्लेक्टेड लाइट रे पोलराइज्ड विद इलेक्ट्रिक्स वेक्टर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। मतलब ये ऐसे डॉट का मतलब ऐसे होता है, ऐसे ऐसे लाइट वाइब्रेट हो रही, इसके परपेंडिकुलर जो होता है पोलराइज्ड हो गया हमारा, है ना, ये कई बार पूछ चुका है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, यहाँ से ऑर्डिनरी लाइट आई तो पोलराइज होता है, तो I/2 हो जाता है, इसे बोलते हैं पोलराइजर, इसे बोलते हैं हम लोग एनालाइजर। ये फॉर्मूला भी मैंने बताया था यूज करके। नेक्स्ट, two polarized P1 P2 placed with their axis perpendicular to each other, unpolarized light I0 is incident on P1, a third polarized P3 is kept between P1 and P2 such that its axis makes an angle 45 degree with that P1, the intensity of transmitted light through P2। मतलब यहाँ पर एक पोलराइज P1 है, यहाँ पर हमारा P2 है, बीच में एक P3 पेस्ट कर दिया गया है, कितने एंगल पे, 45 वाले एंगल पे। ठीक है भाई, तो इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से I0 है तो यहाँ I0/2 हो जाएगा, जब इसके आएगा तो I0/2 cos स्क्वायर 45 आएगा। फिर ये P2 बिल्कुल ऐसे है, ये और ये के बीच का एंगल फिर 45 है, तो इसको यहाँ डायरेक्ट लिख लो, I0/2 cos स्क्वायर 45 इंटू cos स्क्वायर 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2, स्क्वायर है 1/2, cos 45 1/√2 तो 1/2, तो I0/8 हो जाएगा। देखो एक साथ लिख लो, I0/2 1/2 1/2, तो I0/8 आएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट कॉमन फॉर द साउंड एंड लाइट वेव। इसमें जो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो है कॉमन नहीं होता है हमारा, क्योंकि इसमें जो है साउंड वेव जो हो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है तो वो पोलराइज नहीं होगा, सीधे सीधे चला जाएगा। लाइट में पोलराइजेशन इसलिए हो रहा है कि वो सारे डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है।